हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और उसमें हम पढ़ने वाले हैं शॉक। तो शॉक का मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद शॉक के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद शॉक के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। किसी भी पर्सन को शॉक डेवलप हुआ है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉक। तो शॉक का मीनिंग क्या होता है? तो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना कम कर देती है। अब वो काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो सेल और टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाता है। तो उसकी वजह से क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। तो इट इज ए स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स। हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह से क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। अब इसलिए इंसान भी क्या हो सकती है, शॉक में इंसान की जान भी जा सकती है, इंसान मर भी सकता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो ये शॉक का मीनिंग हो गया। अब शॉक की हम डेफिनेशंस पढ़ें। शॉक की डेफिनेशंस क्या होती हैं? तो ये हमारे बॉडी का टिश्यू है। अब इस बॉडी के टिश्यू में 100% परफ्यूजन मिल रहा है। परफ्यूजन का मीन्स हमारे बॉडी के टिश्यू में 100% ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 100% ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। अब ये टिश्यू में किसी भी कॉजेज की वजह से 90% ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है, मीन्स 90% परफ्यूजन मिल रहा है। तो भी ये टिश्यू क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और उससे भी कम में उसको परफ्यूजन मिल रहा है, 80% परफ्यूजन मिल रहा है, तो भी ये टिश्यू काम कर रहा है। 70% परफ्यूजन मिल रहा है तो भी ये टिश्यू काम कर रहा है। 60% परफ्यूजन मिल रहा है तो भी ये टिश्यू काम कर रहा है। अब लेस देन 55 में उसको परफ्यूजन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो ए टिश्यू की क्या हो जाती है, ए टिश्यू की डेथ हो जाती है। हम एग्जाम्पल से सोच रहे थे कि लेस देन 55 में इस टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इससे कम में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ए टिश्यू इतने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स में काम नहीं करेगा तो इसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी या इस टिश्यू और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। तो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम में बॉडी के टिश्यू और सेल को ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है, टिश्यू और सेल की डेथ हो जाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज द परफ्यूजन मीन्स क्या होता है, डिक्रीज द परफ्यूजन below the minimum metabolic demand। हमारे बॉडी के अंदर जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड होती है उससे कम में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उससे कम में हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन। तो इससे क्या होता है, शॉक डेवलप होता है। तो ये हमारी शॉक की डेफिनेशन होती है। इट डिक्रीज द परफ्यूजन ऑफ बिलो द मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। हमारे बॉडी के अंदर परफ्यूजन कम मिल रहा है उसकी वजह से क्या होता है, शॉक डेवलप होता है। तो ये हमारा शॉक हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक के हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट वन टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या है,
हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का मीनिंग क्या होता है? तो हाइपो का मीनिंग होता है डिक्रीज और वॉल्यूमिक का मीनिंग होता है वॉल्यूम। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का और फ्लूइड का वॉल्यूम किसी भी वजह से कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। तो इट अकर ड्यू टू द इट अकर ड्यू टू द फ्लूइड और ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी। बॉडी से फ्लूइड और ब्लड लॉस होता है तो क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप होता है। कैसे लॉस होता है? तो फ्लूइड कैसे लॉस होता है? तो कोई भी पर्सन को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, क्या हो रहा है? कोई भी पर्सन को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग होने की वजह से उसके बॉडी में से फ्लूइड लॉस होगा और क्या डेवलप होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप होता है। या कोई भी पर्सन में डायरिया हो रही है तो उसकी वजह से भी फ्लूइड लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या डेवलप होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप होता है। या कोई भी बर्निंग वाला पेशेंट है, बर्न वाला पेशेंट है, कोई ऐसा पर्सन है उसके पूरी स्किन जल गई है, तो उसकी वजह से उसके बॉडी से फ्लूइड लीकेज होता है और शॉक डेवलप होता है, जिसका नाम है हाइपोवोलेमिक शॉक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बर्निंग वाले पेशेंट को कौन सा शॉक होता है? तो बर्निंग वाले पेशेंट को शॉक होता है जिसका नाम है हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये होते हैं फ्लूइड लॉस होने की वजह से शॉक। अब किसी भी पर्सन को ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस होने की वजह से भी क्या डेवलप होता है? शॉक डेवलप होता है। तो कोई भी पर्सन को हेमरेज हुआ है, कोई भी पर्सन को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है, उसकी वजह से उसके बॉडी में से ब्लड का क्या हो जाता है? ब्लड लॉस होता है। या कोई भी इंजुरी होती है, स्टेब इंजुरी होती है, या किसी भी कॉजेज की वजह से उसके बॉडी में से ब्लड लॉस होता है, तो क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप होता है। तो ब्लड की वजह से भी क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप होता है। ब्लड का और फ्लूइड का क्या होता है? लॉस होने की वजह से हमारे बॉडी में कार्डियक आउटपुट होता है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हमारे बॉडी के टिश्यू को और सेल को अच्छी तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है? डिक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन। क्या होता है? डिक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन। परफ्यूजन मीन्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू को नहीं मिलता है, उसकी वजह से क्या डेवलप होता है? शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है जिसका नाम है हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हम सेकंड वन पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्डियक शॉक। अब हम शॉक का सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्डियक शॉक। तो कार्डियक का मीनिंग क्या होता है? तो कार्डियक का मीनिंग होता है हार्ट। कार्डियक का मीनिंग क्या होता है? हार्ट। हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से शॉक डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक शॉक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इट अकर ड्यू टू द हार्ट cannot pump enough blood to the body। हमारे बॉडी में हार्ट क्या करता है? पंपिंग करना कम कर देता है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और क्या डेवलप होता है? शॉक डेवलप होता है। किसकी वजह से हो रहा है?
हार्ट की वजह से होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक शॉक बोलते हैं। तो किस किस वजह से होता है, तो हमारे किसी भी पर्सन्स में क्या होता है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। अबे हार्ट फेलियर क्या होता है, तो कोई भी ऐसा पर्सन से जिसका ब्लड प्रेशर है 120/80, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो इसकी हार्ट की कंडीशन क्या कैसे होती है, अच्छी होती है, ये नॉर्मल हार्ट है इसका। अब उस पर्सन का एक साल से उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्या है, एक साल से उसका ब्लड प्रेशर है 180/100, ये क्या है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है एक साल से, लेकिन वो कोई भी ब्लड प्रेशर की टेबलेट नहीं ले रहा है, बीपी की कोई टेबलेट नहीं ले रहा है। अब क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर एक साल से ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, हार्ट ज्यादा पंपिंग करेगा। अब हार्ट ज्यादा पंपिंग करता है तो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट क्या होता है, डायलेट हो जाता है। हार्ट कैसा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, ऐसे डायलेट हो जाता है। मसल्स हमारे ज्यादा वर्किंग करने की वजह से क्या होते हैं, डायलेट होते हैं। अब हार्ट जब नॉर्मल था तब 100 ml ब्लड अंदर आ रहा था और क्या करता था, 100 ml निकाल देता था। अब हार्ट में क्या हो गया है, डायलेटेड हो गया है ज्यादा बीपी होने की वजह से, तो 100 ml तो ब्लड बाहर से आएगा हार्ट के अंदर, लेकिन 100 ml नहीं निकाल पाएगा, 50 ml नहीं निकाल पाएगा। ये हम एग्जाम्पल से सोच रहे हैं। अब 50 ml ही निकाल पाएगा तो क्या डेवलप होगा, हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू को अच्छी तरह से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो बॉडी के सेल और टिश्यू को अच्छी तरह से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक शॉक बोलते हैं। तो ये क्या है, हार्ट फेलियर बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, हार्ट काम करना कम कर दिया। हार्ट तो पहले नॉर्मल मात्रा में ऐसे ऐसे पंप करता है, लेकिन फेल होने की वजह से धीरे 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 ऐसे पंप करेगा, उसकी वजह से शॉक डेवलप होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक शॉक बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, हार्ट फेलियर की वजह से होता है। तो हार्ट फेलियर की वजह से भी क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप हो सकता है। उसके बाद दूसरा आता है मायोकार्डियल इंफार्क्ट। मायोकार्डियल इंफार्क्ट या हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इंफार्क्ट या हार्ट अटैक की वजह से भी क्या होता है, शॉक डेवलप होता है। अब हार्ट अटैक कैसे आता है, तो हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है। क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट के वॉल को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, हमारे हार्ट के वॉल को ब्लड प्रोवाइड करवाती है। अब किसी भी वजह से हमारे कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो हमारी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी। ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे हार्ट के वॉल को अच्छी तरह से ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो हमारे हार्ट की वॉल अच्छी तरह से पंपिंग नहीं कर पाएगी। तो क्या डेवलप होता है, तो पंपिंग नहीं कर पाएगी तो हमारे हार्ट में से क्या होगा, अच्छी तरह से ब्लड आउटपुट नहीं होगा और क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक शॉक बोलते हैं। किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट अटैक की वजह से होता है। हार्ट अटैक की वजह से इंसान की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। इसलिए हम शॉक को क्या बोलते हैं, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उसके बाद थर्ड वन होता है वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर। वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर मीन्स हमारा हार्ट है, तो हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, वाल्व होते हैं। उस वाल्व में किसी भी वजह से खराबी आ जाती है, उस वाल्व में स्टेनोसिस हो जाती है। बाइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, उस वाल्व क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट अच्छी तरह से नहीं आता है और हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू को अच्छी तरह से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या डेवलप होगा, शॉक डेवलप होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उसमें कौन सा शॉक होता है, कार्डियक शॉक डेवलप होता है। तो हमारा सेकंड वन टाइप होता है जिसका नाम है कार्डियक शॉक। अब हम थर्ड वन पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूरोजेनिक शॉक। अब हम थर्ड टाइप का शॉक पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक का मीनिंग क्या होता है, तो न्यूरो का मीनिंग होता है न्यूरॉन। तो हमारे बॉडी के न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से
शॉक डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन कैसे होता है, तो मोस्ट कॉमन होता है स्पाइनल कोड में इंजुरी होने की वजह से। तो इट अकर ड्यू टू द इंजुरी इन द स्पाइनल कोड, इट अकर स्पाइनल कोड में इंजुरी होने की वजह से शॉक डेवलप होता है। उसका नाम क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक। कैसे होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। अब स्पाइनल कोड में इंजुरी होने की वजह से जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो क्या होती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है। अब इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिप्रेस्ड हो जाएगी तो हमारा हार्ट अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं करेगा, तो क्या होता है, हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, उसकी वजह से डिक्रीज हार्ट रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड होने की वजह से हार्ट रेट कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया की होने की वजह से अब हार्ट हमारा अच्छी तरह से पंपिंग नहीं करेगा, तो हमारे हार्ट से अच्छी तरह से ब्लड आउटपुट नहीं होगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो क्या डेवलप होता है, ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू को अच्छी तरह से परफ्यूजन नहीं मिलता है, तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू में अच्छी तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, तो क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से। और क्या, और किसकी वजह से हो सकता है, तो और हो सकता है स्पाइनल एनेस्थेसिया देने की वजह से, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने की वजह से भी हो सकता है शॉक। उसके बाद होता है बीटा ब्लॉकर ड्रग की वजह से भी होता है। कोई भी पर्सन बीटा ब्लॉकर ड्रग ले रहा है तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपरटेंशन में ड्रग देते हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग, जो हमारे हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर को क्या कर देती है, ड्रग ब्लॉक करती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। या कोई भी पर्सन में स्पाइनल कोड में इंजरी हुई है तो पहले तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, अब क्या होता है, वो पेशेंट बीटा ब्लॉकर ड्रग भी ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, बीटा रिसेप्टर काम करना कम कर देते हैं, उसकी वजह से उसका बीपी कम हो जाता है। वैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, हार्ट रेट कम हुई है, तो कार्डियक आउटपुट कम होता है और क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग लेने की वजह से भी क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप फिनिश होता है जिसका नाम है न्यूरोजेनिक शॉक। अब हम फोर्थ वन पढ़ेंगे जिसका नाम है एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वन जिसका नाम है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक कैसे डेवलप होता है, तो कोई भी पर्सन में एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से शॉक डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, कोई ड्रग की वजह से होती है, टैबलेट की वजह से होते हैं, इंजेक्शन की वजह से होती है, मधुमक्खी की वजह से होते हैं, या किसी भी वजह से उसको एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। किसी भी वजह से क्या होता है, किसी भी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन होती है, उस एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से शॉक डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। तो इट अकर ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन।
तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से शॉक डेवलप होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर ए मास्ट सेल है। तो जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ए मास्ट सेल एक केमिकल रिलीज करती है। क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है हिस्टामिन। क्या है, हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में छोटी छोटी कैपिलरी होती है, उस कैपिलरी, जो पतली पतली कैपिलरी होती है, उस कैपिलरी को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। तो उस कैपिलरी को हिस्टामिन क्या करेगा, ऐसे डायलेट कर देता है। अब डायलेट होने की वजह से उस कैपिलरी से क्या होता है, फ्लूइड लीकेज होने लगता है। और फ्लूइड लीकेज होता है तो ब्लड में क्या होगा, हो जाएगा, फ्लूइड की कमी हो जाएगी और एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड बढ़ जाएगा ऐसे। और ब्लड की कमी होने की वजह से हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू को अच्छी तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती है। और क्या डेवलप होता है, शॉक डेवलप होता है। किसकी वजह से हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। तो हिस्टामिन की वजह से क्या हो रहा है, डायलेटेड कैपिलरी, कैपिलरी क्या हो रही है, डायलेटेड हो रही है, या कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज कैपिलरी की परमिएबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड का लीकेज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड लीकेज होता है। अब फ्लूइड लीकेज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या डेवलप होगा, शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। तो हमारा ए फोर्थ टाइप होता है जिसका नाम है एनाफाइलेक्टिक शॉक। किसकी वजह से हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। अब हम फिफ्थ वन पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और सेप्टिक शॉक। अब हम पांचवा टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक का मीनिंग क्या होता है, तो सेप्टिक का मीनिंग होता है इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से शॉक डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो इट अकर ड्यू टू द सेप्सिस और इन्फेक्शन, इट अकर ड्यू टू द सेप्सिस और इन्फेक्शन। बॉडी के अंदर सेप्सिस और इन्फेक्शन डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को फीवर आता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, पेशेंट को फीवर आता है। तो फीवर टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से। तो ड्यू टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से क्या आएगा, पेशेंट में फीवर आता है। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा डेथ कौन से शॉक में होती है, तो सबसे ज्यादा डेथ होती है सेप्टिक शॉक में। सबसे ज्यादा इंसान मरते हैं कौन से शॉक में, सेप्टिक शॉक की वजह से। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, हाँ, जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो इन्फेक्शन कोजेस कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी के टिश्यू को अच्छी तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती है। तो इसकी वजह से क्या डेवलप होता है, सेप्टिक शॉक डेवलप होता है। इसलिए इंसान की सबसे ज्यादा डेथ होने की वजह कौन सी होती है, सेप्टिक शॉक होता है। तो मोस्ट कॉमन मोर्टालिटी ऑफ शॉक, मोस्ट कॉमन मोर्टालिटी कौन से शॉक में होती है, तो मोस्ट कॉमन मोर्टालिटी होती है सेप्टिक शॉक में। मोर्टालिटी मीन्स क्या होता है, सबसे ज्यादा इंसान मरने वाले किसमें होते हैं, सेप्टिक शॉक में होते हैं। तो ये हमारा
पांचवा टाइप होता है जिसका नाम है सेप्टिक शॉक। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा छठा टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। क्या हो जाना? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। तो किसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना? तो हमारे हार्ट में, हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग करता है, सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है, सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है। तो जो डायस्टोल करता है उसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसलिए शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोलते हैं। तो इट अकर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्टिव मूवमेंट या ऑब्स्ट्रक्शंस इन डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट के डायस्टोलिक मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, उसकी वजह से शॉक डेवलप होना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोलते हैं। तो ये कैसे डेवलप होता है? तो ये डेवलप होता है, ये हमारा हार्ट है। क्या है? ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट की 3 लेयर होती है। आउटर कवरिंग लेयर होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, मिडल में होती है जिसका नाम है मायोकार्डियम, और जो अंदर होती है जिसका नाम क्या है? एंडोकार्डियम। तो जो आउटर कवरिंग में पेरिकार्डियम होती है, क्या होता है? आउटर कवरिंग में पेरिकार्डियम होती है। उस पेरिकार्डियम लेयर में क्या बढ़ जाता है? फ्लूइड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, इसमें फ्लूइड बढ़ जाता है। अब फ्लूइड बनने की वजह से क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन तो करेगा लेकिन डायस्टोल नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शंस तो करता है लेकिन डायस्टोल नहीं कर पाता है, क्योंकि बाहर से प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड भरा हुआ है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस तो करेगा और डायस्टोल नहीं करेगा। तो डायस्टोलिक मूवमेंट में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। किसकी वजह से? फ्लूइड की वजह से। तो इट अकर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शंस इन डायस्टोलिक मूवमेंट। डायस्टोलिक मूवमेंट में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और हमारे बॉडी के टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और क्या डेवलप होता है? शॉक डेवलप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोलते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? पेरिकार्डियम में पानी बनने की वजह से, पेरिकार्डियम लेयर में पानी बनने की वजह से। उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। तो ये हमारा 6 टाइप होता है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब हम पढ़ेंगे किसी भी पर्सन को शॉक डेवलप होता है तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द शॉक। कोई भी शॉक वाला पेशेंट होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम अकॉर्डिंग टू सिस्टम पढ़ेंगे। तो कोई भी शॉक वाला पेशेंट होता है तो हम देखते हैं तो उसके कार्डियक वास्कुलर सिस्टम में कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो जब पेशेंट आता है तो हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो हमें उसका ब्लड प्रेशर हमको कम देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो पेशेंट को क्या डेवलप होता है? हाइपोटेंशन डेवलप होता है। अब उसके हम पल्स रेट चेक करते हैं, तो हम उसके पल्स रेट चेक करते हैं तो हम पल्स रेट क्या मिलते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि बॉडी कंपनसेशन करने के लिए क्या होता है? हार्ट रेट हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। तो हमको पेशेंट में टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद हमको देखने को मिलती है जिसका नाम है पाल्पिटेशन। मीन्स इंसान को खुद के हार्ट रेट खुद सुनाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशंस बोलते हैं। तो ये हमारे होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साइन एंड सिम्टम। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
पेशेंट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो जब पेशेंट आता है तो क्या होता है, पेशेंट बोलता है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं। मीन्स पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको हम डिस्निया बोलते हैं। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है पेशेंट को, तो उसको हम डिस्निया बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट क्या करता है, नॉर्मल पर्सन होता है वो 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। अब जो शॉक वाला पेशेंट होता है वो 1 मिनट में 25 से 40 बार सांस लेता है और ज़्यादा भी ले सकता है, ऐसे खींच 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 के सांस लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेकेपनिया। पेशेंट को क्या हो रहा है, टेकेपनिया हो रहा है। मीन्स पेशेंट खींच खींच के सांस ले रहा है और ज़्यादा सांस ले रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेकेपनिया बोलते हैं। अब क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा तो क्या डेवलप होगा, बॉडी के अंदर साइनोसिस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, साइनोसिस डेवलप होता है। तो साइनोसिस क्या होता है, जो शॉक वाला पेशेंट होता है उसकी हम स्किन देखें तो उसकी स्किन हमको ब्लू कलर की देखने को मिलती है। अब ब्लू कलर की देखने को मिलती है इसलिए हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, साइनोसिस भी हुआ है। ब्लूइश डिस्कलरेशंस ऑफ द स्किन, ब्लू कलर की स्किन हमको देखने को मिलती है, या पेशेंट को कफिंग भी होती है। पेशेंट को क्या होता है, कफिंग भी होती है। तो ये हमारे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के साइन एंड सिम्टम। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे। तो पेशेंट को क्या होता है, नूजिया होता है, वॉमिटिंग जैसा होता है। तो पेशेंट को क्या होता है, नूजिया भी होता है। पेशेंट को वॉमिटिंग, पानी पिएगा या खाना खाएगा तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है, तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है। तो ये हमारे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साइन एंड सिम्टम। उसके बाद हम पेशेंट की स्किन देखें, स्किन टच करें तो हमको स्किन कूल और हॉट भी देखने को मिलती है, कूल और ड्राई भी देखने को मिलती है। तो हम पेशेंट की स्किन हमको कूल और ड्राई भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम पेशेंट का यूरिन चेक करें कि पेशेंट का यूरिन कितनी बार हो रहा है दिन में। तो पेशेंट को क्या होता है, यूरिन बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया उसकी वजह से। तो पेशेंट के रेनल सिस्टम में क्या होता है, रेनल सिस्टम में साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, तो रेनल सिस्टम में ओलिगो यूरिया होता है, ओलीगुरिया होता है। ओलीगुरिया मीन्स क्या होता है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है पेशेंट को, 1 घंटे में 30 ml से कम यूरिन आउटपुट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगो यूरिया बोलते हैं। एनुरिया मीन्स यूरिन ही नहीं आएगा पेशेंट को, तो उसको हम एनुरिया भी बोल सकते हैं। तो एन यूरिया भी हो सकता है। तो रेनल सिस्टम में ओलिगुरिया होता है। उसके बाद हम पेशेंट का नर्वस सिस्टम चेक करें। हमारे पास पेशेंट आया हुआ है तो वो क्या होता है, उसको वो डिसओरिएंटेशन भी हो सकता है, वो बातचीत नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरेड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। पेशेंट में क्या होता है, उसके कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टरेड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। और पेशेंट को एंजाइटी भी फील होता है, पेशेंट को क्या होता है, एंजाइटी भी होती है। पेशेंट को फियर भी हो सकता है। आप पेशेंट को बहुत ज्यादा बार सांस लेने की वजह से पेशेंट को स्वेटिंग भी होता है। तो ये हमारे होते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द शॉक। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है शॉक वाला, तो हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो हमको उसका ब्लड प्रेशर कम मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। उस पेशेंट का पल्स रेट हम चेक करते हैं, तो हमको पल्स रेट ज्यादा देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं,
टेकिकार्डिया बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट को पाल्पिटेशन भी हो सकता है। उसके बाद हम पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम में साइन एंड सिम्टम देखें तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट क्या करता है, 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस खींच खींच के ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेकेपनिया बोलते हैं। मीन्स 1 मिनट में 20 से 25 बार या 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, टेकेपनिया बोलेंगे। पेशेंट को साइनोसिस भी होता है। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। स्किन हमको ब्लू कलर की देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम साइनोसिस भी हो सकता है पेशेंट को। पेशेंट को सीवियर कफिंग भी हो सकती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में पेशेंट को एनोरेक्सिया भी हो सकता है, मीन्स पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। नूजिया भी पेशेंट को होगा। पेशेंट खाना खाएगा या पानी पिएगा तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी, तो वॉमिटिंग भी पेशेंट को होती है। पेशेंट को कंस्टिपेशन भी हो सकता है। पेशेंट की स्किन हम देखें तो पेशेंट की स्किन हमको कुल भी देखने को मिलती है, ड्राई भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम पेशेंट का रेनल सिस्टम में पेशेंट का हम कैथेटर करते हैं और पेशेंट का 1 आवरली यूरिन चार्टिंग करते हैं, तो 1 आवरली यूरिन चार्टिंग में हमको 30 ml से कम यूरिन देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलीगुरिया बोलता है, ओलीगुरिया बोलते हैं। अब क्या होता है, कोई भी पेशेंट होता है उसको यूरिन ही नहीं आता है तो पेशेंट को एनुरिया भी हो सकता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम हम चेक करें तो नर्वस सिस्टम में साइन एंड सिम्टम में पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाता है, पेशेंट अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरेड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। पेशेंट को सीवियर फटीगनेस भी हो सकती है, एंजाइटी भी होती है और फियर भी होता है। क्या होता है, सीवियर फटीगनेस भी हो सकती है। फटीग भी हो सकता है। तो ये हमारे होते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द शॉक। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। कोई भी पेशेंट आता है तो उसका हम शॉक का डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्या करेंगे वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। शॉक का डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी हमारे पास शॉक का पेशेंट आता है तो उसका हम डायग्नोसिस मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो जब पेशेंट आता है तो उसका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो हमको ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो सिस्टोलिक बीपी होता है तो हमको लेस देन 100 देखने को मिलता है, तो सिस्टोलिक बीपी लेस देन 100 हमको देखने को मिलता है, 100 से कम देखने को मिलता है। अब पेशेंट का हम पल्स रेट चेक करते हैं तो हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो पल्स रेट हमको कितनी देखने को मिलती है, हार्ट रेट हमको देखने को मिलती है मोर देन 100 हमको देखने को मिलती है। अब जो शॉक वाला पेशेंट होता है उसका हम बॉडी टेम्परेचर देखते हैं तो बॉडी टेम्परेचर हमको कम देखने को मिलता है, तो टेम्परेचर हमको लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हमको देखने को मिलता है। अब उसका हम यूरिन आउटपुट चेक करते हैं तो हमको 1 घंटे में क्या होता है 30 ml से कम देखने को मिलता है, तो यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर हावर। 1 घंटे में 30 ml से यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ये पेशेंट को शॉक डेवलप हुआ है। अब अदर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं डॉक्टर, क्या करवाते हैं, दूसरे रूटीन इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं। तो डॉक्टर क्या करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं जिसमें हमें कंप्लीट ब्लड काउंट देखने को मिलता है। उसके बाद डॉक्टर सीआरपी करवाते हैं तो हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं हमें पता लगता है, तो इन्फेक्शन होता है तो सीआरपी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, नॉर्मल लेवल होता है 1 से 5 तक। उसके बाद डॉक्टर क्या करवाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में क्या करवाते हैं डॉक्टर, तो सोडियम करवाते हैं, पोटेशियम करवाते हैं और क्लोराइड करवाते हैं। तो सोडियम का और पोटेशियम का लेवल चेक करते हैं, कम होता है तो क्या होता है, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। उसके बाद डॉक्टर लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, तो लिवर फंक्शन टेस्ट में डॉक्टर एसजीपीटी करवाते हैं, सीरम ग्लूटामेट पायरुविक ट्रांसमिनेज। उसके बाद डॉक्टर रेनल फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं।
रेनल फंक्शन टेस्ट में डॉक्टर यूरिन रूटीन माइक्रो करवाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या नहीं वो चेक करने के लिए, या उसके बाद सीरम क्रिएट भी करवाते हैं, किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो देखने के लिए। उसके बाद डॉक्टर क्या करवाते हैं, ईसीजी भी करवाते हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो देखने के लिए। हृदय की सोनोग्राफी करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी या इको कार्डियोग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, हृदय की सोनोग्राफी। उसके बाद डॉक्टर क्या करवाते हैं, यूएसजी एब्डोमिनल भी करवाते हैं, पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं। तो ये हमारा होता है डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। कोई भी शॉक वाला पेशेंट आएगा तो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उसका सिस्टोलिक बीपी हमको कम देखने को मिलता है, उसकी हार्ट रेट हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसका टेम्परेचर हमको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम देखने को मिलता है, उसका यूरिन आउटपुट हमको 1 घंटे में 30 ml से कम देखने को मिलता है। अदर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर करवाते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, जिसमें ब्लड कितना मात्रा है वो हमें पता लगता है। सीआरपी में इन्फेक्शन देखते हैं कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं वो पता लगता है। उसके बाद अदर रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या नहीं, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड करवाते हैं। रेनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं जिसमें यूरिन रूटीन माइक्रो और क्रिएट करवाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, हृदय की सोनोग्राफी जिसको हम इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं। तो ये हमारे होते हैं डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। तो शॉक का डायग्नोसिस हो जाता है कि ये पेशेंट को शॉक डेवलप हुआ है, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। कोई भी पेशेंट शॉक वाला होता है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पेशेंट आता है तो पेशेंट को शॉक में फर्स्ट वन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ शॉक। शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो शॉक में एक इंजेक्शन देते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देते हैं शॉक में। उसके बाद क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट। पेशेंट का ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या देंगे, पेशेंट को फ्लूइड देते हैं। क्यों देते हैं कि ऑल शॉक में क्या होता है, फ्लूइड कम हो जाता है कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से, तो पेशेंट को क्या देते हैं, फ्लूइड देते हैं। और ऑल शॉक में क्या दे सकते हैं, हम एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। अब हम शॉक का मैनेजमेंट करें तो अकॉर्डिंग टू हम कॉजेज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करें तो क्या होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ द शॉक, मैनेजमेंट ऑफ शॉक अकॉर्डिंग टू कॉजेज, कॉजेज के अकॉर्डिंग हम शॉक का मैनेजमेंट करें। तो हमने फर्स्ट वन पढ़ा था जिसका नाम था हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक में फ्लूइड लॉस हो रहा था तो पेशेंट को क्या देते हैं, फ्लूइड देते हैं, एडमिनिस्टर फ्लूइड। पेशेंट को क्या देते हैं, फ्लूइड देते हैं। अब पेशेंट को क्या हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था किसी भी कॉजेज की वजह से, तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड देते हैं। तो पेशेंट को क्या करवाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। तो ये हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक की ट्रीटमेंट है। उसके बाद दूसरा था जिसका नाम था कार्डियक शॉक। हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग नहीं कर रहा था तो क्या देते हैं, कार्डियक शॉक में डोपामाइन और डोबुटामाइन का इंजेक्शन देते हैं। डोपामाइन और
डोबुटामाइन का इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप था जिसका नाम था न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो रहा था, न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट में पल्स रेट कम हो रही थी, उसके हार्ट रेट क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ब्रेडिकार्डिया हो रहा था। तो हार्ट रेट बढ़ाने का इंजेक्शन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन देते हैं, वो क्या करता है, हमारे वेगस नर्व होती है उसको स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। उसके बाद आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। कोई भी पेशेंट को क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसको एंटी एलर्जिक ड्रग देते हैं। तो एविल और डेक्जा देते हैं, एविल और डेक्जा देते हैं। वो डेक्सामेथासोन क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। और उसको एपिनेफ्रिन भी देते हैं, तो एपिनेफ्रिन तो ऑल शॉक में देते हैं, लेकिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में पहले क्या दे देते हैं, एपिनेफ्रिन देते हैं या एड्रेनालिन देते हैं। उसके बाद आता है 5वां नंबर का होता है जिसका नाम है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक में क्या करते हैं, तो सेप्टिक शॉक डेवलप हुआ है तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या वायरस की वजह से हुआ है, किसी भी इंफेक्शन की वजह से हुआ है, तो क्या करते हैं, हम उस इंफेक्शन को मारने की दवाई देते हैं, उस इंफेक्शन को किल करने की दवाई देते हैं। तो कौन सी देते हैं, तो एंटीबायोटिक देते हैं। उसके बाद लास्ट वाला था जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो हमारे हार्ट के डायस्टोलिक मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक डेवलप होता है। तो ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट के आउटर लेयर में क्या भर गया था, फ्लूइड भर गया था। तो उस फ्लूइड को एक नीडल इंसर्ट करते हैं पेरिकार्डियम में और उस फ्लूइड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो फ्लूइड को क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में बाहर निकाल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सेंटेसिस बोलते हैं, पेरिकार्डियो सेंटेसिस। मीन्स क्या करते हैं, फ्लूइड को पेरिकार्डियम एरिया से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा होता है मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। तो कोई भी शॉक वाला पेशेंट आता है तो हाइपोवोलेमिक शॉक वाला होता है, तो उसको हम फ्लूइड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ब्लड लॉस हो रहा है तो। या पेशेंट कार्डियक शॉक वाला होता है तो उसको डोपामाइन और डोबुटामाइन का इंजेक्शन देते हैं। या पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में है तो ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है। उसके बाद एनाफाइलेक्टिक शॉक में पेशेंट को एंटी एलर्जिक ड्रग देते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं, एविल देते हैं, पेशेंट को एपिनेफ्रिन देते हैं जो एड्रेनालिन होता है वो। उसके बाद सेप्टिक शॉक में पेशेंट को बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं। और लास्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हमारे पेरिकार्डियम एरिया में फ्लूइड बढ़ जाता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, तो उस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं। ये हमारे होता है मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। तो इधर हमारा शॉक का लेक्चर फिनिश होता है।